बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन फिजिक्स क्लास को बायोलॉजी क्लास को खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा था, नाम है इसका किंगडम प्रोकैरियोटी। इस चैप्टर को अब तक हमने काफ़ी पढ़ लिया। मैंने आपको सबसे पहले किंगडम प्रोकैरियोटी, जिसको हम किंगडम मुनैरा भी कहते हैं, इसके बारे में बताया कि ये एक ऐसा किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस हमें नजर नहीं आ रहा होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये हमेशा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दो बड़े ग्रुप हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के, एक बैक्टीरिया और एक सियानोबैक्टीरिया। हम बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे थे। एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर होता है, लेकिन अक्सर ये अपनी कॉलोनी बना लेता है। इसको ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था। दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इससे छोटा वायरस जरूर होता है, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में ये सबसे छोटा होता है और सबसे सिंपलेस्ट होता है, क्योंकि इसके अलावा जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फिर यूकैरियोटिक होते हैं, उनमें न्यूक्लियस होता है, वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। ये दुनिया के हर एनवायरनमेंट में पाया जाता है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। इसका स्ट्रक्चर हमने देखा था कि बैक्टीरिया में सबसे पहले आउटर कैप्सूल होता है, जो तमाम बैक्टीरिया में नहीं होता, ज्यादातर बैक्टीरिया में मौजूद होता है कैप्सूल। कैप्सूल के बाद होता है सेल वॉल, सेल वॉल के बाद होता है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद अंदर इंक्लोज होता है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, न्यूक्लियस के बजाय एक सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। उसके अलावा और दीगर चीजें हैं, पाइलस है, सेल फ्लैजिला है, वैक्यूल्स होते हैं। ये सब हमने स्ट्रक्चर में देख लिए थे, राइबोसोम्स वगैरह होते हैं। फिर हमारी बात चल रही थी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पे। बैक्टीरिया को हम कई तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं, कई तरीकों से हमने इसकी टाइप्स बना रखी है। तो एक टाइप है जी आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया हॉट एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, इंतहाई कम तादाद में है ये प्राइमरी ऑर्गेनिज्म है। जब आपकी दुनिया बनी थी तो उस टाइम का जो बैक्टीरिया है वो आर्की बैक्टीरिया था। इनकी वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन मौजूद नहीं होता, जबकि यू बैक्टीरिया आपको तकरीबन हर जगह पाए जाएंगे। ये आर्की बैक्टीरिया से वॉल्व हुए में, और इनकी जो वॉल होती है सेल वॉल, उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन मौजूद होता है। तो ओरिजिन के हिसाब से हमने ये दो टाइप्स बनाई हुई, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। शेप के एतबार से हमने ये चार टाइप्स बनाई हुई है। कुकी बैक्टीरिया गोल होते हैं, फ्लैजिला एब्सेंट होता है। बेसिलाई रॉड शेप होते हैं, फ्लैजिला इनमें प्रेजेंट भी होता है, एब्सेंट भी होता है। स्पाइरेला स्पाइरल शेप के होते हैं, और विब्रियो इनका शेप कॉमा की तरह होता है। बेसिलाई और कुकी जो होते हैं ये आपको सिंगल फॉर्म में भी मिल सकते हैं, डबल फॉर्म में भी मिल सकते हैं, चेन की शक्ल में भी हो सकते हैं, और क्लस्टर की शक्ल में भी हो सकते हैं। जबकि स्पाइरेला और विब्रियो जो है ये कॉलोनी में नहीं होते, ये सिंगल अकेले लिविंग होते हैं, अकेले रह रहे होते हैं। उसके बाद न्यूट्रिशन के अतबार से हमने टाइप्स देखी। तो न्यूट्रिशन के अतबार से हमारे पास सबसे पहले दो टाइप्स है, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक अपना खाना खुद तैयार करते हैं, इनमें दो टाइप है, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। जबकि हेटरोट्रोपिक हमारे पास वो होते हैं बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते। इनमें हमारे पास तीन टाइप है, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक और सैम्बायोटिक। फ्लैजिला के अतबार से हमने इसकी टाइप्स देखी बैक्टीरिया की, तो हमारे पास पांच टाइप्स होती हैं फ्लैजिला के अतबार से। ए ट्राइसियस, इनमें फ्लैजिला नहीं होता। मोनोट्राइशियस, इनमें एक फ्लैजिला होता है। लोफोट्राइशियस, इनमें फ्लैजिला का पूरा एक ग्रुप टफ्ट मौजूद होता है, लेकिन खाली एक पोल पर। एम्फीट्राइशियस, इनमें लोफोट्राइशियस की तरह पूरा फ्लैजिला का टफ होता है और दोनों पोल्स पर मौजूद होता है। जबकि पेरिट्राइशियस, इनकी पूरी सेल को फ्लैजिला ने घेरा होता है। उसके बाद लोकोमोशन के अतबार से हमने देखा तो हमारे पास दो टाइप्स होती है, नॉन मोटाइल और मोटाइल। नॉन मोटाइल मूवमेंट नहीं होती है, एब्सेंट होते हैं फ्लैजिला। मोटाइल मूवमेंट शो करते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। मोटाइल की फिर तीन टाइप है, फोटोटैक्टिक, कीमोटैक्टिक और मैग्नेटोटैक्टिक। फोटोटैक्टिक लाइट के अतबार से मूव करते हैं, कीमोटैक्टिक केमिकल सब्सटेंस के अतबार से मूव करते हैं, और मैग्नेटोटैक्टिक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अतबार से मूव करते हैं। उसके बाद हम जो बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, जो हमने रह गई थी, हमने कहा था फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, वो थी ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पायरेशन। अब सांस लेने का जो अमल होता है रिस्पायरेशन, उसके अतबार से हम देखते हैं हमारे पास बैक्टीरिया की कौन कौन सी टाइप्स होती है। याद रखिएगा, रिस्पायरेशन कहते हैं हम खाना तोड़ने के प्रोसेस को। जब आप खाने को यानी कि ग्लूकोज फॉर एग्जांपल, आपके पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन की मदद से आप इसको तोड़ देते हैं तो इसमें से एनर्जी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। इस प्रोसेस को आप कहते हो रिस्पायरेशन। और रिस्पायरेशन के लिए यू नीड गैस, आपको गैस चाहिए होती है, ऑक्सीजन गैस। या कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें आपको गैस नहीं चाहिए होती, बगैर आप गैस के रिस्पायरेशन कर सकते हैं। तो अगर एक दो टाइप होती है वैसे रिस्पायरेशन की, एक कहलाती है एरोबिक और एक कहलाती है एनएरोबिक।
एरोबिक रिस्पायरेशन वो होती है जिसमें आप ऑक्सीजन की मदद से खाने को तोड़ते हैं, यानी ग्लूकोज को ऑक्सीजन आप इनहेल कर लेंगे, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आ जाएगी, फिर आप ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ देंगे, उसमें से एनर्जी निकल आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी निकल आएगा। तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो रिस्पायरेशन हो रही होती है उसको आप कहते हो एरोबिक। और एनारोबिक कहते हैं विदाउट ऑक्सीजन, यानी बगैर ऑक्सीजन के बॉडी जो है वो खाने को तोड़ के उसमें से एनर्जी निकालती है। ऑक्सीजन ही चाहिए होता है, एंजाइम्स वगैरह होते हैं, उन एंजाइम्स की मदद से खाने को तोड़ दिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कुछ कंपाउंड होते हैं पायरिक एसिड टाइप के, वो निकलते हैं और जो है आपको एनर्जी हासिल हो जाती है। तो रिस्पायरेशन की दो टाइप होती है, ऑक्सीजन के साथ अगर रिस्पायरेशन हो रही है तो एरोबिक, ऑक्सीजन के बगैर हो रही होती है तो एनारोबिक। तो ये दो वर्ड जरा ध्यान में रखिएगा, एरोबिक और एनारोबिक। अब हम देखते हैं बैक्टीरिया के हमारे पास कौन कौन सी टाइप है जी रिस्पायरेशन के एतबार से। पहली जो टाइप है वो कहलाती है एनएरोब्स। एनएरोब्स, एनएरोब्स क्या होते हैं जी? दे डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन। एनएरोबिक से निकला हुआ वर्ड है ये, एनएरोबिक से निकला हुआ है एनएरोब। दे डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, ये बगैर ऑक्सीजन के खाने को तोड़कर उसमें से एनर्जी हासिल कर लेते हैं, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। दे डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। तो एक बैक्टीरिया ऐसा होता है एनाएरोब कहते हो जो आपकी अपने खाने को बगैर ऑक्सीजन की मदद से तोड़ देता है और उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, उनको हम कहते हैं एनएरोब्स। उसके बाद दूसरी हमारे पास जो टाइप है उसको हम कहते हैं एरोब्स। ये ऑक्सीजन की मदद से खाने को तोड़ते हैं, दे रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन। दे रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन, ठीक है जी। एंड एरो, ये एरोब्स जो है ये एरोबिक रिस्पायरेशन से निकला हुआ है, तो इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है फॉर रिस्पायरेशन। उसके बाद एरोब्स के बाद तीसरी कहलाती है जी फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं जी? ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन के बगैर या ऑक्सीजन के साथ दोनों तरीकों से रिस्पायरेशन कर सकते हैं। दे कैन रिस्पायर विद एंड विदाउट ऑक्सीजन, विद और विदाउट ऑक्सीजन, ये दोनों तरीकों से रिस्पायरेशन कर सकते हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ भी रिस्पायरेशन कर सकते हैं। अगर इनको ऑक्सीजन प्रोवाइड है, ऑक्सीजन मिल रही है, तो ये ऑक्सीजन की मदद से अपने खाने को तोड़ के उसमें से एनर्जी हासिल कर लेंगे। और अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इनके पास ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, तो ये बगैर ऑक्सीजन के भी खाने को तोड़कर उसमें से एनर्जी को ड्राइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसके बाद कहलाते हैं जी अगले वाले माइक्रो एरोफिलस। माइक्रो एरोफिलस क्या होते हैं? ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको बहुत ही कम तादाद में, लो कंसंट्रेशन के अंदर ऑक्सीजन चाहिए होती है, यानी ऑक्सीजन चाहिए होती है, लेकिन एरोब से ये फर्क क्यों कर देता है? एरोब्स को ऑक्सीजन चाहिए ज्यादा क्वांटिटी के अंदर। एरोब ये वाले जो होते हैं इनको ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन चाहिए होती है, जबकि माइक्रो एरोफिलस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए रिस्पायरेशन के लिए, लेकिन ज्यादा नहीं, कम कंसंट्रेशन, कम तादाद के अंदर भी इनको मिल जाए तो ये रिस्पायरेशन कर सकते हैं। दे कैन रिस्पायर, रिक्वायर लिख रहा हूं मैं, दे कैन रिस्पायर विद लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये बगैर लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन के साथ भी रिस्पायरेशन कर सकते हैं। तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन के लिए, रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन कम क्वांटिटी के अंदर। एरोब से ये डिफरेंट क्यों हो गए? एरोब को ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन चाहिए होती है, इनको कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन चाहिए होती है। उसके बाद पांचवे होते हैं जी ऑब्लिगेट एनाएरोब्स। एनाएरोब्स आ रहा है इसमें वर्ड, यानी बगैर ऑक्सीजन के, ठीक है। एनाएरोब्स आ रहा है जी इसके अंदर, ये देखें एनाएरोब वर्ड आ रहा है, और एनाएरोब्स का मतलब होता है बगैर ऑक्सीजन के। तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बगैर ऑक्सीजन के रिस्पायरेशन करेंगे, इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए रिस्पायरेशन के लिए, और अगर इनको आप ऑक्सीजन दे दो तो ये मर जाएंगे, बिल्कुल ऑक्सीजन इनको नहीं चाहिए। अगर आपने इनको ऑक्सीजन दे दी, दे विल किल, ये मर जाएंगे। तो दे आर द बैक्टीरिया दैट किल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दे कैन रिस्पायर विदाउट ऑक्सीजन, बगैर ऑक्सीजन के रिस्पायर करते हैं, एंड किल
मर जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये मर जाते हैं। इंतहाई सख्त किस्म के हैं जी, इनको इन द प्रेजेंस ऑफ, इनको ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये एरोब से क्यों डिफरेंट होगा, ये वाले जो है एनएरोब्स, एनएरोब से क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि एनएरोब जो है उनको ऑक्सीजन के बगैर वो रिस्पायरेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन मिल गई तो खैर है। लेकिन ऑब्लिगेट एनएरोब्स क्या है जी, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बगैर ऑक्सीजन के रिस्पायरेशन कर सकते हैं, बगैर ऑक्सीजन के रिस्पायरेशन करते हैं, और अगर ऑक्सीजन इनकी बॉडी में आ जाएगी, इनके सेल में आ जाएगी, तो ये मर जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे विल किल, ये मर जाते हैं। उसके बाद छठी टाइप हमारे पास होती है फैकल्टेटिव एनएरोब। फैकल्टेटिव एनएरोब्स, ये इनको आप ये जो फैकल्टेटिव बैक्टीरिया है ये यही होते हैं, ठीक है। तो चलो हम इनको यहाँ से हटा के यहाँ पे नाम रख देते हैं, ये भी यही होते हैं फैकल्टेटिव, यानी कि ये ऑक्सीजन के बगैर ऑक्सीजन के साथ दोनों सूरतों में ये रिस्पायरेशन कर सकते हैं। फैकल्टेटिव एनएरोब भी कहते हैं इनको, आप फैकल्टेटिव बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है जी। तो फैकल्टेटिव एनएरोब्स क्या होते हैं, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन के बगैर या ऑक्सीजन के साथ दोनों सूरतों में रिस्पायरेशन कर सकते हैं। बगैर ऑक्सीजन के रिस्पायरेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन आ गई तब भी इनको कोई मसला नहीं है, ये जिंदा रहेंगे। और एक होते हैं जी ऑब्लिगेट एरोब्स, कहाँ है ब्लू, हाँ, छठी कैटेगरी हमारे पास है ऑब्लिगेट एरोब्स। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि इनको ऑक्सीजन चाहिए, एरोब का मतलब हो गया इनको ऑक्सीजन चाहिए, दे रिक्वायर ऑक्सीजन, और अगर आपने इनको ऑक्सीजन नहीं दी तो दे विल किल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपने इनको ऑक्सीजन नहीं दी तो ये मर जाएंगे, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे विल किल, ये मर जाएंगे। तो ये हमारे पास कौन सी गैस ले रहे हैं, कौन सी रिस्पायरेशन के लिए कौन सी गैस चाहिए, कौन सी गैस नहीं चाहिए, अगर नहीं चाहिए वो वाली गैस मौजूद है तो ये जिंदा रहते हैं या नहीं, उस हिसाब से ये हमारे पास बैक्टीरिया की 6 टाइप हो गई, जिनको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पायरेशन। पहली कौन सी है जी, एनएरोब्स, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बगैर ऑक्सीजन के ये रिस्पायरेशन कर देते हैं। दूसरे होते हैं एरोब्स, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन लाजमी है इनके लिए रिस्पायरेशन के लिए, अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी तो ये खाना तोड़ के उसमें से एनर्जी नहीं निकालेंगे। फैकल्टेटिव एनएरोब या फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो बगैर ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के साथ, दोनों ऑप्शन इनके पास होते हैं। ऑक्सीजन मिल रही है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिस्पायरेशन करेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो ये बगैर ऑक्सीजन के रिस्पायरेशन कर सकते हैं। माइक्रो एरोफिलस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिस्पायरेशन करते हैं और इनको ऑक्सीजन जो है वो इंतहाई कम तादाद में चाहिए होती है। ऑब्लिगेट एंड एरोब्स, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो बगैर ऑक्सीजन के रिस्पायरेशन करेंगे, अगर आपने इनको ऑक्सीजन दे दी तो ये मर जाएंगे। और ऑब्लिगेट एरोब्स, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिस्पायरेशन करते हैं, अगर आपने ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी ये मर जाएंगे। अच्छा, हम जो होते हैं हम ऑब्लिगेट एरोब्स हैं, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, हम ऑब्लिगेट एरोब हैं, हम ऑक्सीजन के साथ रिस्पायरेशन करेंगे, अगर आपने हमें ऑक्सीजन देना बंद कर दी हम मर जाते हैं। लेकिन बैक्टीरिया के साथ दूसरे मामला, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गई बैक्टीरिया की ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पायरेशन टाइप्स। तो ये हमारे पास हमने कुछ टाइप्स देखी बैक्टीरिया की काफी, अब चूंकि बैक्टीरिया एक बहुत बड़ा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, दुनिया में बहुत पाए जाते हैं, कई शक्लों की, कई टाइप्स हैं। और टाइप्स की वजह मैंने आपको बताई थी कि यह आपका प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, आपकी जब दुनिया बनी थी तो जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म ड्राइव हुआ था वो यही था, बैक्टीरिया। तो इसको तकरीबन 4-5 अरब का साल का टाइम मिला, इस दौरान इसने अपने आप को बहुत एवॉल्व कर लिया, फ्लैजिला बना लिए, नहीं बनाए, ऑक्सीजन के साथ रिस्पायरेशन कर रहा है, बगैर ऑक्सीजन के खाना खुद बना रहा है, बाहर से हासिल कर रहा है। तो इसने अपने आप को इतना इवॉल्व किया है कि आज हमारे पास इसकी कई टाइप्स मौजूद हैं। तो आप देख लें, हमें अगर इसको टाइप्स करनी पड़ी तो हमें कई हिसाब से, कई क्राइटेरिया से इसको हम टाइप्स बनाते हैं, इसके ओरिजिन के हिसाब से बना सकते हैं, शेप्स के हिसाब से बना सकते हैं, न्यूट्रिशन के हिसाब से बना सकते हैं, फ्लैजिला के हिसाब से बना सकते हैं, लोकोमोशन के हिसाब से बना सकते हैं और रिस्पायरेशन के हिसाब से बना सकते हैं। तो ये हमारे पास बैक्टीरिया का हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया, हमने बैक्टीरिया की टाइप्स भी देख ली। अब हम जरा जल्दी से बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन देख लेते हैं कि बैक्टीरिया किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है अपने आप को। तो अब हमने देखना है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, उसके बाद जल्दी जल्दी से ये देख लेते हैं, फिर हम बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल देखेंगे।
रिप्रोडक्शन कहते हैं जी अगर ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स बनाता है, इस प्रोसेस को आप कहते हो रिप्रोडक्शन। इंसान से इंसान का पैदा हो जाना, गधे से गधे का पैदा हो जाना, बैक्टीरिया से बैक्टीरिया का पैदा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन से मुराद होती है अगर ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को बनाए, पैदा करे, इसको आप कहते हो रिप्रोडक्शन। अच्छा, रिप्रोडक्शन की दो टाइप होती है, एक कहलाती है, ये खाली बैक्टीरिया नहीं, दुनिया के तमाम ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन की दो टाइप होती है, एक कहलाती है सेक्सुअल और एक कहलाती है एसेक्सुअल। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दो टाइप्स होती है हमारे पास रिप्रोडक्शन की। एक कहलाती है एसेक्सुअल, जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते, गैमेट्स फ्यूज नहीं होंगे, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ना गैमेट्स बनेंगे ना गैमेट्स मिलेंगे, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। आपको बताया हुआ है कई पिछले कई टॉपिक्स के अंदर हमने इस चीज को डिस्कस किया है कि दो तरह के गैमेट्स होते हैं, एक कहलाते हैं मेल और एक कहलाते हैं फीमेल गैमेट। अगर मेल गैमेट बन रहा है, फीमेल गैमेट बन रहा है, फिर वो दोनों गैमेट्स मिल जाते हैं, जाइगोट बनता है, और फिर जाइगोट से नया ऑर्गेनिज्म बनता है, तो इस टाइप की जो रिप्रोडक्शन होती है उसको हम कहते हैं सेक्सुअल गैमेट, जिसमें गैमेट फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इन्वॉल्व होता है। और कुछ टाइप की रिप्रोडक्शन ऐसी होती है जिनमें ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, लेकिन ना गैमेट्स बनते हैं ना गैमेट्स जो है वो मिलके कोई जाइगोट बनाते हैं। तो दो तरह की हमारे पास रिप्रोडक्शन होती है, एक कहलाती है एसेक्सुअल, एक कहलाती है सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? जिसमें आपके मेल फीमेल गैमेट्स बनेंगे और फिर वो आपस में मिलकर जाइगोट बनाएंगे, और फिर जाइगोट डेवलप होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है जी? जिसके अंदर ना कोई गैमेट बनता है ना कोई गैमेट आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं, बल्कि बगैर गैमेट के ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म पैदा कर लेता है। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि प्लांट्स के मामला जो होते हैं वो ये होता है कि प्लांट में जो फ्लावर होता है वो दो तरह के गैमेट बनाता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट। फिर फ्लावर ही के अंदर वो दोनों गैमेट्स मिलते हैं, जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो इंक्लोज हो जाता है सीड के अंदर, फिर वो सीड आप जब जमीन पे डालते हो तो नया पौधा उग जाता है। ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ गैमेट्स बन गए, गैमेट्स मिलकर जाइगोट बना, जाइगोट डेवलप हुआ, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड और सीड से नया प्लांट। तो चूंकि यहाँ आप देख रहे हैं एक नया पौधा पैदा हो रहा है, गैमेट्स बन रहे हैं, गैमेट्स मिल रहे हैं, तो ये हो जाएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि पौधे में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? अगर आप एक पौधे की स्टेम ले काटें, अगर आप पौधे की एक स्टेम लें, उसको काटें और उसको आप दूसरे गमले में लगा दें, तो क्या होगा जी? आप देखेंगे कि वो स्टेम है उससे एक नया पौधा पैदा हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आप देखें, आपने एक पौधे से दूसरा पौधा पैदा कर लिया, लेकिन यहाँ कोई गैमेट नहीं बना, ना कोई गैमेट बना ना कोई फ्यूजन हुई, तो इसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमारे पास दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है। बैक्टीरिया जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। सबसे पहले एसेक्सुअल की बात करते हैं। बैक्टीरिया जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जिसके पास दो तरीके हैं बैक्टीरिया के पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के। पहला तरीका कहलाता है बाइनरी फिशन, सबसे ज्यादा वो बाइनरी फिशन से करता है। बाइनरी का मतलब होता है दो, और फिशन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा जी कि आपके पास एक बैक्टीरिया होगा, अ सिंगल बैक्टीरियम, वो क्या करेगा? अपने आप को डिवाइड कर देगा और दो नए बैक्टीरिया बना देगा, डिवाइड इनटू टू न्यू बैक्टीरिया। इसको आप कहते हो बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब दो, फिशन का मतलब टूटना। होता क्या है, जरा इसकी डायग्रामेटिकली देखें हम, तो ये हमारे पास एक पेरेंट बैक्टीरिया है और ये उसका डीएनए है, सर्कुलर डीएनए। अब क्या होगा जी? सबसे पहले ये अपने डीएनए को कॉपी कर लेगा और दो डीएनए बना लेगा, एक ये रहा एक ये रहा, दो डीएनए बना लेगा। उसके बाद साइटोप्लाज्म जो है इसका, ये जो साइटोप्लाज्म है सारा, ये स्क्रैच होता है जी, ऐसे चीरना शुरू होता है, जैसे आप जेली को चीरते रहते हैं ना, ऐसे चीरना शुरू होता है। एक तरफ एक डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, दूसरी तरफ दूसरा डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। मजीद चीरता है जी, बहुत चीर जाता है साइटोप्लाज्म, एक तरफ एक डीएनए का मॉलिक्यूल, दूसरी तरफ दूसरे का। आखिर में ये साइटोप्लाज्म ब्रेक हो जाएगा और आप देखें जी दो डॉटर सेल बन गए, पेरेंट खत्म हो गया, पेरेंट मर गया और दो नए डॉटर सेल बन गए। ये है बाइनरी फिशन। इसमें देख रहे कोई गैमेट इन्वॉल्व नहीं हुआ, कोई गैमेट मेल फीमेल गैमेट वगैरह नहीं बना, तो ये एसेक्सुअल की पहली टाइप हो जाती है बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहला तरीका क्या है? बाइनरी फिशन। इसके अंदर जो है आपके पास एक बैक्टीरिया होगा, वो अपने आप को डिवाइड कर देगा और दो नए बैक्टीरिया बना देगा।
कैसे होता है जी? सबसे पहले बैक्टीरिया अपना जो डीएनए होता है उसको कॉपी कर लेता है और दो डीएनए बना लेता है। फिर साइटोप्लाज्म चीरना शुरू होता है, स्ट्रेच होता है, चीरते चीरते इतना चीर जाता है कि साइटोप्लाज्म बीच से टूट जाएगा और दोनों जो डीएनए उन सब के साथ, दोनों के साथ थोड़ा थोड़ा सा साइटोप्लाज्म चला जाता है। यूं आपके दो नए बैक्टीरिया बन जाते हैं। इसको आप कहते हो बाइंडिफिशन। सबसे ज्यादा बैक्टीरिया बाइंडिफिशन के जरिए रिप्रोडक्शन करता है। उसके बाद जो दूसरी टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बैक्टीरिया में पाई जाती है उसको आप कहते हो एंडोस्पोर फॉर्मेशन। ये बैक्टीरिया हर वक्त नहीं करता, जब बुरे हालात होते हैं, पानी की कमी, खाने की कमी, ऐसे हालात का सामना होता है जिनको हम कहते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशंस। तो जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, पानी की कमी का सामना है बैक्टीरिया को, हालात का सामना है, टेम्परेचर ज्यादा हुआ है या खाने की कमी है, उस टाइम पे ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन करता है। एंडोस्पोर फॉर्मेशन किस तरह करता है जी बैक्टीरिया? ये बैक्टीरिया है जी इसके अंदर, और ये सारा इसका साइटोप्लाज्म है, अंदर इसके सारे वो जेनेटिक मटेरियल वगैरह सब कुछ है। ये साइटोप्लाज्म रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होते होते एक छोटे से हिस्से में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो इसकी ये जो सेल है, ये जो सेल वॉल बच गई, सारा साइटोप्लाज्म कहाँ है? ये सारा साइटोप्लाज्म जो है, जब बुरे हालात शुरू होते हैं तो ये सारा साइटोप्लाज्म रिड्यूस होकर ऐसे छोटा सा कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो बची बैक्टीरिया की सेल वॉल, ये थोड़ी सख्त हो जाती है, सख्त हो जाती है, ऐसे कड़क सी, कड़क हो जाती है, ताकि हालात जो बाहर खराब है, टेम्परेचर वगैरह जो ज्यादा हुआ है, उसका असर बैक्टीरिया पे ना आ रहा हो, सख्त हो जाती है ये हम कहते हैं ये सिस्ट बन गया, ये तैयार हो गया सिस्ट, इसको हम कहते हैं सिस्ट तैयार हो गया। अब कुछ बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है जी, तो अंदर साइटोप्लाज्म है ना, ये जो अंदर साइटोप्लाज्म है, ये अपने आप को तकसीम करके बहुत सारे साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट कर लेगा। ऐसे ये सिस्ट है और ये बहुत सारे साइटोप्लाज्म में ऐसे कन्वर्ट कर लेगा, छोटे छोटे। जब कंडीशंस अच्छी होंगी, नॉर्मल कंडीशंस हो जाएंगी, जब आपका बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है, ऐसी कंडीशन हो जाएंगी, तो ये सिस्ट जो है ये एक तरफ से टूट जाएगी, सिस्ट एक तरफ से टूट जाएगी। और ये जो सारे अंदर अंदर एंडोस्पोर, इनको हम, ये जो अंदर बने ना, इनको हम कहते हैं एंडोस्पोर। तो ये जितने भी अंदर एंडोस्पोर तैयार हुए हैं बैक्टीरिया के, ये सब बाहर निकल आएंगे, बाहर निकल आएंगे, और फिर ये अपना साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेगा और ये वापस एक नया बैक्टीरिया बन जाएगा। इसको आप कहते हो एंडोस्पोर फॉर्मेशन। तो दोबारा देखते हैं जी हम, रिप्रोडक्शन क्या होती है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए ऑर्गेनिज्म अपनी औलादे बनाता है, उसको आप कहते हो रिप्रोडक्शन। दो टाइप होती है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। एसेक्सुअल में गैमेट्स नहीं होते इन्वॉल्व, ना गैमेट्स बनेंगे ना फ्यूज होंगे, बगैर गैमेट्स के ऑर्गेनिज्म अपनी औलाद को पैदा कर देगा। जबकि सेक्सुअल के अंदर गैमेट्स बनते हैं, एक मेल एक फीमेल, वो आपस में मिलकर जाइगोट बनाएंगे और फिर जाइगोट से नई औलाद पैदा होगी। बैक्टीरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है? दो प्रोसेस है बैक्टीरिया के पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के, एक कहलाता है बाइनरी फिशन, एक कहलाता है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। बाइनरी मतलब दो, फिशन का मतलब टूटना। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, बैक्टीरिया जो है अपने आप को तोड़कर दो नए बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर देता है। कैसे करता है? सबसे पहले बैक्टीरिया का जो सर्कुलर सिंगल डीएनए, ये अपनी दो कॉपी बना लेगा। उसके बाद साइटोप्लाज्म जो है वो चीरना शुरू हो जाएगा, स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा, और स्ट्रेच होते होते साइटोप्लाज्म टूट जाएगा। हर एक साइटोप्लाज्म के साथ एक डीएनए का मॉलिक्यूल चला गया, और देखें आप, ये एक पेरेंट बैक्टीरिया था और उससे आपके पास ये दो नए बैक्टीरिया पैदा हो गए, एक का दो हो गया, ये बाइंडिफिशन हो गया। एंडोस्पोर फॉर्मेशन क्या होती है? अच्छा याद रखिएगा, बाइंडिफिशन तो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया बाइंडिफिशन के जरिए रिप्रोडक्शन करता है, सबसे ज्यादा। एंडोस्पोर फॉर्मेशन कब अपनाएगा ये? जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, यानी हालात बुरे होते हैं, कंडीशंस खराब होती है, जैसे बाहर कोई ज्यादा टेम्परेचर हो गया, बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा उस टेम्परेचर पे, उस टाइम पे वो एंडोस्पोर फॉर्मेशन करता है। क्या होता है एंडोस्पोर फॉर्मेशन? किस तरह होता है? ये एक बैक्टीरिया की वॉल है, ये बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है, ये कंप्लीट बैक्टीरिया है। हालात खराब हुए तो बैक्टीरिया ने अपने सारे साइटोप्लाज्म को रिड्यूस करके एक छोटा सा साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर ये अपनी जो सेल वॉल होती है इसको थोड़ा कड़क कर देगा, सख्त कर देगा, ये सख्त हो जाएगी और ये तैयार हो गया एक सिस्ट। अब सिस्ट के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, ये मजीद अपने आप को बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देगा और ये कहलाएंगे एंडोस्पोर्स। अब जब हालात सही होंगे, अच्छे हालात हो जाएंगे, कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगी, तो ये सिस्ट जो है वो टूट जाएगी और ये जितने भी एंडोस्पोर्स हैं ये बाहर आएंगे, अपने आप को थोड़ा सा खोलेंगे, बड़ा करेंगे और एक नया बैक्टीरिया तैयार हो जाएगा। अब ये बैक्टीरिया जो नया तैयार हुआ, कंडीशन अच्छी है, ये सर्वाइव करता है।
ठीक है जी, ये हो गया आपके पास बैक्टीरिया का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एब्सेंट होता है जी, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि कोई एक बैक्टीरिया है जिसने मेल गैमेट बनाया, कोई एक बैक्टीरिया है जिसने फीमेल गैमेट बनाया, फिर दोनों के गैमेट आपस में मिल गए, जाइगोट बन गया और उस जाइगोट से एक नया बैक्टीरिया पैदा हो गया, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो खैर नहीं होता, लेकिन एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये जरूर होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होती है जी? जेनेटिक से मुराद वही जीन, डीएनए वगैरह, डीएनए के अंदर जीन होते हैं, तो ये जेनेटिक से मुराद हो गया वही डीएनए, जीन्स वगैरह। रिकॉम्बिनेशन का मतलब है मिलना। तो ये जरूर होता है कि बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया हैं, दोनों के जो जीन्स हैं वो आपस में मिल जाए और एक नए बैक्टीरिया, एक नया किस्म का जीन तैयार हो जाए। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल ये एक बैक्टीरिया है, ये उसका जीन है, ये एक बैक्टीरिया है, ये उसका डीएनए, और डीएनए बोल रहा हूं मैं, खैर मतलब जीन ही होता है क्योंकि डीएनए में जीन होते हैं। तो ये एक बैक्टीरिया है और ये एक बैक्टीरिया, दोनों के जीन है। अब ये किसी तरीके से अब चलें इसको हम अलग कलर में डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि ये एक बैक्टीरिया, इसका जीन देखें लाल कलर का है, और दूसरा जो बैक्टीरिया उसका जीन जो है वो ग्रीन कलर का है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होगा कि इनका जो जीन है वो आपस में मिल जाएगा, ये एक बैक्टीरिया का जीन और ये दूसरे बैक्टीरिया का जीन, देखिए दोनों का जीन मिल गया। इसको हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, दो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल का आपस में मिलना। ये कोई गैमेट वगैरह नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई गैमेट नहीं आ रहा, ना कोई फ्यूजन हो रही है, ना कोई जाइगोट हो रहा है। हाँ, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, ये जीन्स का मिलना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में याद रखिएगा, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो खैर नहीं होता। बैक्टीरिया कोई गैमेट्स नहीं बनाएगा, कोई जाइगोट नहीं बनाएगा, कोई जाइगोट से नया बैक्टीरिया पैदा नहीं होगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बजाय बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। एक बैक्टीरिया अपना जीन लेगा, दूसरा बैक्टीरिया के जीन में जाके शामिल करा देगा। उससे क्या होगा, जो आपके पास एक नया बैक्टीरिया आया हुआ है, इस बैक्टीरिया का जो जीन है वो दो बैक्टीरिया से मिलकर बना हुआ है, एक ए बैक्टीरिया से और एक बी बैक्टीरिया से, दो बैक्टीरिया के जीन से मिलकर बना हुआ है। इसको आप कहते हो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। बैक्टीरिया तीन तरीकों से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करता है। पहला तरीका कहलाता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होगा जी? जैसे कि ये एक बैक्टीरिया है और ये इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, और ये एक बैक्टीरिया है और ये उसका जेनेटिक मटेरियल हो गया। आपने स्ट्रक्चर में पढ़ा था पिलाए, सिंगुलर पिलस, मैंने आपको बताया था, जैसे अब दिखा भी देता हूं मैं आपको, चलें। एक मिनट दिखा देता हूं मैं। ये ये पिलाए, इनकी बात कर रहा हूँ, ये छोटे छोटे आपको नजर आ रहे हैं ना, ये जो छोटे छोटे नजर आ रहे हैं इनकी बात में कर रहा हूँ। मैंने आपको पिलाए के बारे में बताया था कि ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के अंदर काम आते हैं। ये अंदर से खोखले होते हैं, जैसे पाइप होते हैं ना हमारे घरों के अंदर, पाइप गोल गोल होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, इस तरह ये होते हैं, पाइप की तरह खोखले होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आते हैं वापस, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, फिर दोबारा मैं रिपीट करूंगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में नहीं होता, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है? दो बैक्टीरिया किसी भी तरीके से अपने जीन्स को मिला देगा। तो वो आपके पास जो एक बैक्टीरिया है उसके पास एक ऐसा जीन होगा जो दो बैक्टीरिया के जीन से मिलके बना हुआ है, इसको आप कहते हो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तीन तरीकों से बैक्टीरिया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करता है। पहला तरीका कहलाता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन किस तरह होता है जी? ये आपके पास एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया जिसके जीन को मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ, ये एक बैक्टीरिया जिसके जीन को मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, ये एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और इनका जो पिलाई पिलाई है, दोनों के जो पिलाई है वो आपस में मिल जाएंगे। ऐसा मामला हो जाएगा जी, ये एक बैक्टीरिया, ये दूसरा बैक्टीरिया, और ये दोनों के पिलाए आपस में मिल गए। ठीक है, ये एक का जेनेटिक और ये दूसरे का जेनेटिक। अब इस पिलाई की वजह से इन दोनों बैक्टीरिया के दरमियान एक पुल बन गया। अब क्या होगा जी, जब ये पुल बन गया तो एक बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल का थोड़ा सा पोर्शन दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देगा। यानी कि ये लाल वाला जो बैक्टीरिया है ये अपना थोड़ा सा जीन का पोर्शन लेगा और इस पिलाई की मदद से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देगा।
और जब वो बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में आएगा तो वो दूसरे बैक्टीरिया के जीन के साथ मिल जाएगा। तो आपके पास एक ऐसा बैक्टीरिया तैयार हो जाएगा जिसके पास आधा एक बैक्टीरिया का जीन है और आधा जो है वो दूसरे बैक्टीरिया का जीन है। तो ये देख लें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो कॉन्जुगेशन किससे कहते हैं जी? ऐसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का तरीका जिसमें पिलाई यूज हो रहा होता है। दो बैक्टीरिया अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं, एक पिलाई की मदद से पुल बना देते हैं और फिर उस पिलाई की मदद से एक बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे में ट्रांसफर कर देता है। दूसरी टाइप जो होती है वो कहलाती है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन के अंदर बैक्टीरिया को एक बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करता है बाय बैक्टीरियोफेज। वायरस की मदद से, यानी कि बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है, उस वायरस की मदद से ही अपने बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेगा। मिसाल के तौर पे ये एक बैक्टीरिया है, इसके पास ये एक जेनेटिक मटेरियल है, इसको वायरस इन्फेक्ट कर गया, वायरस ने इन्फेक्ट किया, वायरस अंदर जाएगा, इससे अपने आप को बनाएगा। तो जब ये वायरस इसको इन्फेक्ट करके जब वायरस निकलेगा, ये जो वायरस बाहर आया है, इस वायरस के अंदर उस बैक्टीरिया का थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल रह जाएगा। लाल कलर से हम शो कर देते हैं, ये वायरस के अंदर उस बैक्टीरिया का थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल आ गया। तो जब वायरस एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो वायरस बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो थोड़ा सा वायरस के अंदर कॉपी हो जाता है। ये देखें, ये रेड कलर से, इसका मतलब है इस वायरस के पास एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है। अब ये वायरस जब किसी दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, जब ये वायरस एक दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो ये वाला जो रेड जीन है ये उस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा और उसके जीन के साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ जी? एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के अंदर चला गया एक तीसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म की मदद से, जो कि ज्यादातर बैक्टीरियोफेज होता है। इसको आप कहते हो ट्रांसडक्शन। और तीसरी टाइप होती है जिसको आप कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अंदर एक बैक्टीरिया से जो जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर होता है एनवायरनमेंट की मदद से, यानी बाहर से कोई तीसरा ऑर्गेनिज्म, जैसे हम, हमारे पास ये मिसाल के तौर पे हम कर लें जी, ये हमारे पास बैक्टीरिया है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, हमने इसमें से क्या करा, हम एनवायरनमेंट का हिस्सा है, हमने इसका इतना सा पोर्शन निकाल लिया, ये निकाल लिया, और हमने क्या करा, दूसरा बैक्टीरिया लिया और उसके जेनेटिक के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तब ये क्या हुआ जी? एक बैक्टीरिया का जेनेटिक, अबे भाई, एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो गया। और किसने किया? एनवायरनमेंट के किसी फैक्टर ने, जैसे कि हम, इंजेक्शन, मच्छर वगैरह, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म, उसको आप कहते हो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हो गई जी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। दोबारा इस टॉपिक को एक नजर देखें तो रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में एक तो होती है एसेक्सुअल, यानी बगैर गैमेट्स के बैक्टीरिया अपने आप को बनाएगा। दो टाइप है, एक बाइनरी फिशन और एक एंडोस्पोर फॉर्मेशन। जबकि जो दूसरी टाइप होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में, वो नहीं होती। उसके अलावा बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी एक बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर देगा। अब जो ये तो दूसरा बैक्टीरिया है, इसका जेनेटिक मटेरियल मिक्स हो गया जी, दो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल मिला हुआ है, तो ये जीन्स जो है वो रिकॉम्बाइन हो गए, इसको आप कहते हो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तीन तरीकों से होते हैं। अगर दोनों बैक्टीरिया ने बकायदा पिलाई को मिला के पुल बनाया और फिर एक बैक्टीरिया ने अपने जेनेटिक मटेरियल दूसरे में डाल दिया, ये कहलाएगा कॉन्जुगेशन। अगर एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के अंदर गया है वायरस की मदद से, ये कहलाएगा ट्रांसडक्शन। और अगर एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के अंदर गया है एनवायरनमेंट के किसी फैक्टर की वजह से, जैसे कि हम हो गए, हमने एक बैक्टीरिया को लिया, उसमें से एक जीन निकाला, ये मैंने जीन निकाला और मैंने दूसरे बैक्टीरिया में इंसर्ट कर दिया। तो अब यहाँ क्या हुआ? एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुआ है बाय एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के फैक्टर से, तो इसको आप कहते हो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन भी हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। अब हमने जो देखना है वो है बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल। अब हम देखेंगे जी लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल। अच्छा, अब बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल में स्टेजेस होती हैं जी, तीन चार स्टेजेस होती हैं जिनके अंदर अलग अलग मामलात होते हैं। हम वो स्टेजेस देख लेते हैं। पहली स्टेज कहलाती है लेग फेस।
है। बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल जो है वो, बैक्टीरिया की जो लाइफ साइकिल है वो फेसिस पर मुश्तमिल होती है, हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, स्टेजेस पर मुश्तमिल होती है। कौन कौन सी फेस होती है जी? पहली कहलाती है लैग फेस, दूसरी कहलाती है लॉग फेस, लैग फेस, लॉग फेस, तीसरी कहलाती है स्टेशनरी फेस, और चौथी कहलाती है डेथ फेस या डिक्लाइन फेस, डिक्लाइन या डेथ फेस। तो बैक्टीरिया की जो लाइफ साइकिल होती है वो स्टेजेस पर मुश्तमिल होती है, जिनको हम कहते हैं फेसिस। 4 फेसिस होती हैं जी, लैग फेस, लॉग फेस, स्टेशनरी फेस और डिक्लाइन या डेथ फेस। लैग फेस में क्या होता है जी? बैक्टीरिया रुका हुआ होता है, कुछ भी नहीं कर रहा होता है, ना पैदा कर रहा है अपने आप को, ना मर रहा है, ये बस आप समझ लें अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है फॉर डिवीजन। इस फेज के अंदर प्रिपेयर फॉर डिवीजन, यानी अपने आप को, वही बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन के लिए अपने आप को तैयार कर रहा होता है। इस फेज को आप कहते हो लैग फेज। सबसे पहली फेज ये आ जाती है। तो बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है लैग फेज में, और लैग फेज के अंदर क्या करता है जी? बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर करता है, तैयार करता है फॉर डिवीजन, सेल डिवीजन के लिए। उसके बाद आती है लॉग फेज। लॉग फेज के अंदर जो है बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, अपने आप को डिवाइड कर करके अपनी तादाद को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, डिवाइड करता है अपने आप को बहुत ज्यादा, एंड ग्रोथ, यानी अपने आप को डिवाइड करेगा, जो नए बैक्टीरिया बने उनके साइज को बढ़ाएगा, ग्रोथ करेगा रैपिडली, ज्यादा। ठीक है जी। तो पहली फेज क्या होती है? लैग फेज, जिसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को डिवाइड करने के लिए तैयार कर लेता है, डिवाइड से मुराद बाइनरी फिशन। फिर उसके बाद आती है लॉग फेज। लॉग फेज के अंदर बैक्टीरिया जो है फिर अपने आप को खूब दबा कर जो है मल्टीप्लाई करता है, यानी अपने आप को 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12 खूब दबा के अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। जो नए बैक्टीरिया बन रहे होते हैं वो साथ साथ ग्रोथ भी करते रहते हैं, यानी अपने सेल के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करके नॉर्मल बैक्टीरिया का साइज इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। इसको आप कहते हो लॉग फेज। फिर तीसरी फेज आती है जी स्टेशनरी फेज। इसके अंदर बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड भी कर रहा होता है, और बेचारे जो पुराने बैक्टीरिया होते हैं वो मर भी रहे होते हैं, डेथ भी हो रही होती है उनकी, और ये रेट बराबर होता है, यानी अगर 100 बैक्टीरिया बन गए तो 100 बैक्टीरिया मर भी गए। इस फेज को आप कहते हैं स्टेशनरी फेज। जितना बैक्टीरिया नया पैदा हो रहा होगा उतना ही बैक्टीरिया फिर जो है वो मरना भी शुरू कर जाता है, इसको आप कहते हो डेथ फेज, ओ सॉरी स्टेशनरी फेज। उसके बाद आखिरी फेज होती है जी जिसको आप कहते हो डिक्लाइन फेज। इसके अंदर ज्यादातर बैक्टीरिया मर रहा होता है, मल्टीप्लाई कम कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई और डेथ जो है वो रैपिडली हो रही है। ठीक है जी, इसको आप कहते हो डिक्लाइन फेज। तो अब जरा नंबर्स के हिसाब से देखें तो आपके पास लैग फेज क्या होता है? जिसके अंदर आपके पास एक ही बैक्टीरिया है और वो अपने आप को जो है वो मल्टीप्लाई करने के लिए तैयार कर रहा है, अपने आप को डिवाइड करने के लिए तैयार कर रहा है। पहली स्टेज हो गई लैग फेज। फिर लॉग फेज होती है, इसके अंदर आपका ये एक बैक्टीरिया अपने आप को खूब दबाकर मल्टीप्लाई करता है। 2 कर दिया, 2 से फिर वो 4 हो जाता है, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह अपने आप की तादाद को बढ़ा देता है। 32 कर दिया लॉग फेज, बहुत ज्यादा अपने आप को मल्टीप्लाई कर देता है लॉग फेज के अंदर। फिर तीसरी फेज आती है स्टेशनरी फेज। अब इसमें क्या होता है जी? जितने बैक्टीरिया नए बनते हैं उतने ही मरना शुरू हो जाते हैं। तो ये 32 बैक्टीरिया से स्टार्ट किया हमने, यहाँ 32 खत्म हो गए थे, 32 से स्टार्ट हुआ। अब सपोज करें जी इस फेज के अंदर 16 बैक्टीरिया बने, ऐड हो गए, ये हो गए जी 48, और 16 मर भी गए, तो वापस कितने हो गए? 32। तो ये स्टेशनरी फेज हो जाता है कि जितने नए बैक्टीरिया बनते हैं पुराने बैक्टीरिया में से उतने मर भी जाते हैं। तो एक आप समझ लें फिक्स हो जाता है इनका नंबर। और आखिरी होता है डिक्लाइन फेज, जिसके अंदर जो है बैक्टीरिया मर ज्यादा रहे होते हैं, ज्यादा मरना शुरू हो जाते हैं। 32 है जी, बहुत ज्यादा मर गए जी, 30 के करीब मर गए और 2 रह गए बस। ये हो गई इसकी लाइफ साइकिल बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल में 4 फेजेस होती हैं जी, लैग, लॉग, स्टेशनरी और डिक्लाइन। लैग फेज में बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए तैयार करता है। लॉग फेज में बैक्टीरिया अपने आप को ज्यादा मल्टीप्लाई कर रहा होता है, बहुत ज्यादा अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा होता है। फिर तीसरी आती है स्टेशनरी फेज, इसमें बैक्टीरिया मर भी रहे होते हैं और मल्टीप्लाई भी हो रहे होते हैं, और दोनों का रेट बराबर होता है। और आखिरी फेज जो आती है उसको हम कहते हैं डिक्लाइन फेज। इसमें बैक्टीरिया की जो पैदावार होती है, बैक्टीरिया का जो बनना होता है वो इंतहाई कम होता है, और बैक्टीरिया का जो मरने का रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम इस फेज को डेथ फेज भी कहते हैं। ठीक है जी। तो ये हमने बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल भी पढ़ ली,
अब उसके बाद हमारे पास जो अगली टॉपिक आती है बुक के अकॉर्डिंग, वो है जी यूजफुल एंड हार्मफुल बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के फायदे और बैक्टीरिया के नुकसान। तो पहले हम फायदों की बात कर लेते हैं। बैक्टीरिया जो है इससे हमें क्या फायदा है, यूजफुल बैक्टीरिया कह लेते हैं हम। बैक्टीरिया से पहली बात तो ये है, बहुत सारे फायदे भी है, नुकसान भी है, और बैक्टीरिया से हमें बहुत सारे फायदे भी हासिल हुए हैं। सबसे पहला फायदा जो है बैक्टीरिया से, वो ये है कि बैक्टीरिया बहुत अच्छा डिकम्पोजर होता है। डिकम्पोजर कहते हैं हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो मुर्दा ऑर्गेनिजम्स को तोड़कर उनके मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि जब कोई इंसान मर जाता है या कोई पौधा मर जाता है तो वो जमीन में मिल जाता है। अब जब वो जमीन में जाता है तो बैक्टीरिया और फंगस, दो किस्म के डिकम्पोजर बड़े मशहूर है दुनिया में, बैक्टीरिया और फंगस। तो बैक्टीरिया और फंगस क्या करते हैं जी, उसकी बॉडी पर, यानी इंसान फॉर एग्जांपल, एक इंसान मर गया, आप जब उसको दफना देते हो तो जब वो दफन हो जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है, तो बैक्टीरिया और फंगस उसके पास आते हैं और उसकी बॉडी पर एंजाइम्स को फेंकना शुरू करते हैं, जिससे उसकी बॉडी के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, ये टूट टूट के सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि ग्लूकोज वगैरह। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, ऐसा चेन नुमा, बहुत सारी बड़ी बड़ी चेन होती है ऐसी कार्बोहाइड्रेट। यही मामला लिपिड का होता है, यही मामला प्रोटीन का होता है। इंसान के जिस्म ऐसे मॉलिक्यूल से बना होता है। बैक्टीरिया क्या करता है, इनको तोड़ के सिंपल मॉलिक्यूल्स कर देता है ऐसे अलग अलग, और फिर इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। बैक्टीरिया और फंगस जो है वो इनको खा लेते हैं, वो इनका खाना है, ये इनका खाना है। तो ये इसको कहते हैं डिकम्पोजर, जो डेड ऑर्गेनिजम्स को तोड़कर, उनके जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़कर सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, उनको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। बैक्टीरिया बहुत अच्छा डिकम्पोजर है। इससे हमें फायदा क्या होता है, अगर ये बैक्टीरिया और फंगस डिकम्पोज ना करें तो हमारी बॉडी के अंदर, ये जो हमारी दुनिया में जितना भी ऑर्गेनिज्म मरेगा, ये कहीं जाएगा थोड़ी, ये तो खत्म थोड़ी होगा। आप जब इंसान मरता है जमीन के अंदर डालता है तो बैक्टीरिया फंगस उसको तोड़ के बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं और ये सिंपल मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। ये सिंपल मॉलिक्यूल्स आप, कुछ बैक्टीरिया इस्तेमाल कर लेता है, कुछ जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है वो आपकी मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर पौधा उनको इस्तेमाल करता है और पौधा अच्छा ग्रोथ हासिल करता है। तो इससे आपकी जो खाल है, वो जमीन जो होती है, मिट्टी जो होती है, वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो बैक्टीरिया बहुत अच्छा डिकम्पोजर है आपकी दुनिया के अंदर। ठीक, तो पहला फायदा जो है बैक्टीरिया का वो ये है कि बैक्टीरिया एक बहुत अच्छा डिकम्पोजर होता है। जब भी कोई इंसान, पौधा, जानवर मरता है तो बैक्टीरिया उसकी बॉडी के कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, उनको तोड़ देता है और सिंपल छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स बना लेता है। उन सिंपल मॉलिक्यूल्स को बैक्टीरिया अपने लिए यूज भी कर लेता है, खाने पीने के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए, और बाकी जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपकी मिट्टी में मिल जाते हैं। अब जब आपकी मिट्टी में मिल जाते हैं तो वो मिट्टी मॉलिक्यूल्स वाली मिट्टी हो गई, जो पौधों के लिए बड़ी फायदेमंद होती है। और पौधा उन मिट्टी से जब पानी एब्जॉर्ब करता है तो साथ साथ ये मॉलिक्यूल्स उसको फ्री फोकट में मिल जाते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। तो ये पहला फायदा हो गया, आपकी मिट्टी को अच्छा कर रहा है, आपकी मिट्टी को जरखेज कर रहा है। दूसरा फायदा जो है बैक्टीरिया से, वो हमें ये है कि जी, ये एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरिया, कुछ हमारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, लिख लेता हूँ, एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरिया। आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है। अच्छा, ये जो हमारे पास सेल्यूलोज, हम सेल्यूलोज की डाइजेशन नहीं कर सकते। सेल्यूलोज जो हमारे प्लांट का जो सेल वॉल होता है उसमें मौजूद होती है। मैंने आपको कई दफा बताया है कि प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। अब आप प्लांट खाते हो सब्जी और फल की सूरत में, तो जब आप प्लांट खाते हो सब्जी या फल की सूरत में, तो आपके बॉडी के अंदर आ जाता है प्लांट की सेल वॉल, जिसके अंदर सेल्यूलोज होता है, तो आपकी बॉडी में आ जाता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, हमारे पास नहीं है वो एंजाइम जो हमारी बॉडी को डाइजेस्ट, जो हमारी बॉडी में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकता है। उसको हम कहते हैं, उस एंजाइम को सेलुलेज। तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में एक बैक्टीरिया पाया जाता है। हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं, गाय गाय वो जैसे गाय, घोड़ा, जो घास फूस खाते हैं, उनकी एलिमेंट्री कैनाल में भी ये बैक्टीरिया पाया जाता है और ये बैक्टीरिया फिर सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। तो अगर आपकी आपकी एलिमेंट्री कैनाल में ये बैक्टीरिया ना हो तो आप जो सब्जी खाएंगे तो आपकी बॉडी में उसका सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं हो सकता। तो ये दूसरा बड़ा फायदा हो गया कि आप जो सब्जी खाते हो उस सब्जी के अंदर मौजूद होता है सेल्यूलोज, जो कि आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती।
तो फिर अल्लाह ने क्या किया, आपकी एलिमेंट्री कैनाल, गाय घोड़े गधे, इनकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एक बैक्टीरिया डाल दिया, और वो बैक्टीरिया एक एंजाइम खारिज करता है सेलुलेज, और वो एंजाइम जो है फिर सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देता है, जो फिर आप यूज कर लेते हो। आप यूज कर लेते हो, आपकी बॉडी में सेलुलोज आ जाता है। ये दूसरा फायदा हो गया। तीसरा, मेडिसिनल बैक्टीरिया, आप बहुत से बैक्टीरिया से दवाई हासिल कर रहे हैं, ये तो बताने की जरूरत भी नहीं है। आप आजकल जो है बहुत सी बैक्टीरिया से दवाई हासिल करते हैं, मेडिसिनल बैक्टीरिया। बहुत सी एंटीबायोटिक्स होती हैं जी, जैसे कि थायरोथाइसिन, राइबोफ्लेविन, ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जो हम बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करते हैं, बैक्टीरिया से हासिल करते हैं, तो हम बैक्टीरिया से दवाइयां भी बना रहे हैं। ये तीसरा फायदा हो गया। उसके बाद इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया, आप बैक्टीरिया को इंडस्ट्री में यूज करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आप बना रहे हैं। इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो हम इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं और फिर हम उनसे बहुत सारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि अक्सर आप जो है आप देखते हैं कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो शराब बनाती है, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जो दही बनाती है, कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जो चमड़ा बनाती है, कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जो दूध से दही बनाती है। तो इन सारी प्रोसेस को करने के लिए आपको बैक्टीरिया चाहिए होता है। दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए बैक्टीरिया चाहिए, खाल को चमड़े में कन्वर्ट करने के लिए आपको बैक्टीरिया चाहिए, फलों से शराब आपको बनाने के लिए बैक्टीरिया चाहिए। तो आप इंडस्ट्रीज, इनकी इंडस्ट्रीज जो होती है उनमें बैक्टीरिया को यूज करते हैं और ये प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो इंडस्ट्रियल बैक्टीरियाज होते हैं। तो हम बैक्टीरिया को इंडस्ट्री में भी यूज कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, बताया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी क्या है जी, एक ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म को यूज करके अपने लिए प्रोडक्ट तैयार करें, उसको आप बायोटेक्नोलॉजी कहते हो। आप बायोटेक्नोलॉजी खासकर जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी की एक ब्रांच होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम जीन्स के अंदर तब्दीलियां करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर भी हम बैक्टीरिया को यूज कर रहे हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि इंसुलिन जो ह्यूमन के अंदर बनता है वो हम बैक्टीरिया से बना रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। इंसुलिन एक ऐसा एंजाइम होता है जो हमारे खून के अंदर जो ज्यादा ग्लूकोज होती है उसको डाइजेस्ट करता है, उसको तोड़ता है। जो शुगर के मरीज होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं, उनके अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उनके खून के अंदर शुगर की क्वांटिटी बढ़ जाती है। अब उनको चाहिए इंसुलिन, और इंसुलिन इंसान के जिस्म बना रहा है, तो हमने उसको कैसे बनाना शुरू किया, बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। हम वो इंसुलिन का एंजाइम लेते हैं, बैक्टीरिया के अंदर डाल देते हैं, बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, तो साथ साथ हमारा वो एंजाइम भी मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर हम वो सारे बैक्टीरिया से वो इंसुलिन एंजाइम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, हमारे पास इंसुलिन की दवाई आ गई, इंसुलिन आ गया हमारे पास। फिर जो शुगर के पेशेंट होते हैं जो इंसुलिन नहीं बना रहे, हम उनको इंजेक्शन की मदद से उनके अंदर ये इंसुलिन डाल देते हैं। तो इस तरह हम बहुत सारी जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बैक्टीरिया को यूज कर रहे हैं। आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हो, इस तरह रिसर्च कर रहे हो आप, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आप बैक्टीरिया को बड़ा यूज कर रहे हो। तो ये हमारे पास कुछ फायदे हो गए, बैक्टीरिया हमारे पास काफी काम का ऑर्गेनिज्म हो गया। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट तरीन जो बैक्टीरिया का काम है वो ये कि बैक्टीरिया एक डिकम्पोजर है। जानवर जब मरता है, पौधा जब मरता है, जमीन में जाता है, तो बैक्टीरिया उसकी बॉडी को जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़कर सिंपल में कन्वर्ट कर देता है। ये सिंपल मॉलिक्यूल्स जमीन में मिल जाते हैं, आपकी जमीन जरखेज हो जाती है, अच्छी हो जाती है पौधों के लिए। फिर आपका पौधा उस जमीन के अंदर जब उगेगा तो बहुत अच्छा उगता है, क्योंकि उसको बहुत सारे मुफ्त में, फ्री फोकट में बहुत सारी कंपाउंड्स मिल रहे हैं। फिर एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरिया, बहुत सारे जो घास फूस खाने वाले जानवर होते हैं उनकी बॉडी के अंदर सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने का एंजाइम नहीं होता, तो उनकी बॉडी में ये बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि वो एंजाइम देता है इनको, ताकि इनकी बॉडी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके। मेडिसिनल बैक्टीरिया, बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनसे हम बहुत सारी दवाइयां हासिल कर रहे हैं और उन दवाइयों को हम यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको हम इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बना रहे हैं खाने पीने के, चमड़ा, दूध, दही, चीज, शराब, ऐसे प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं बहुत से बैक्टीरिया को इंडस्ट्री में यूज करके। और जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में भी हम बैक्टीरिया को यूज कर रहे हैं। बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारा हमें कोई जीन कॉपी करना होता है तो हम बैक्टीरिया के अंदर डाल देते हैं, बैक्टीरिया अपने आप को डुप्लीकेट करता है, तो हमारा वो जीन भी कॉपी हो जाता है। हम वो जीन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर बैक्टीरिया से हमारे पास एक जीन की बहुत सारी कॉपी हो जाती है, फिर हम उस जीन को यूटिलाइज करते हैं वगैरह वगैरह। इस तरह हम इंजाइम्स, दवाइयाँ, बहुत सारी जो बॉडी के ह्यूमन के जो इंजाइम्स होते हैं जो बॉडी बनाना बंद कर देती है, फिर हम वो बॉडी के बाहर इस तरह बना रहे होते हैं बैक्टीरिया को यूज करके।
इसके अगर हम नुकसानात की बात करें, हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करें, तो बैक्टीरिया के बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। बैक्टीरिया अगर काम का है तो बैक्टीरिया से आपको नुकसान भी है। सबसे पहला नुकसान तो वही है जी, पैथोजेनिक, सॉरी यूजफुल लिख रहा हूँ, हार्मफुल बैक्टीरिया। हार्मफुल बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनसे आपको फायदे के बजाय नुकसान हो, ऐसे बैक्टीरिया को आप हार्मफुल बैक्टीरिया कहते हो। सबसे पहला हार्मफुल बैक्टीरिया की कैटेगरी जो होती है वो कहलाती है पैथोजेनिक। बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी वो पैरासाइट होते हैं, बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं वो पैरासाइट होते हैं, इंसानों की बॉडी के अंदर चले जाते हैं, इंसान की बॉडी से अपना खाना हासिल करते हैं और इंसानों को बीमार कर देते हैं। उन पैरासाइटिक बैक्टीरिया को हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। पैथोजेनिक मतलब बीमारी पैदा करने वाले, तो जाहिर बात है पैरासाइटिक बैक्टीरिया बीमारी पैदा कर रहे हैं, इसलिए आप उसको पैथोजेनिक भी कह रहे हैं। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं जी? पैरासाइटिक बैक्टीरिया होते हैं ऐसे बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी में जाएंगे, आपकी बॉडी से खाना हासिल करके आपको बीमार कर देते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं जी, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, बहुत सारी बीमारियां हैं जी जो बैक्टीरिया से हो रही होती है। टीबी जो होती है, सांस की बीमारी, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, ये सारी, टेटनस तो जानलेवा है। तो ये सारी बीमारियां ऐसी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं और पैथोजेनिक बैक्टीरिया से। तो बैक्टीरिया का सबसे पहला नुकसान तो यही हो गया कि ये आपके जिस्म में बीमारियां पैदा कर रहा है और बहुत सी बीमारियों से इंसान मर भी जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान जो है वो है फूड स्पॉइलेज, आपके खाने को सड़ा देता है। हमने देखा कि ये जो डिकम्पोजर बैक्टीरिया होते हैं ये मुर्दा के पास चले जाते हैं, मुर्दा को तोड़ते हैं, उसके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ के सिंपल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। यही बैक्टीरिया खानों में भी आ जाते हैं, खाने का प्रोडक्ट है, कोई फल है, उस पर ये उग जाता है। अब उसको थोड़ी पता है कि ये खाना है या मुर्दा इंसान है। अब वो इस खाने पर अपने एंजाइम डालना शुरू कर देता है जिससे आपका खाना जो है वो टूट जाता है, उसके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूट के सिंपल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आपका वो खाना सड़ जाता है। तो हमारे जो खाना सड़ने के पीछे बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। बैक्टीरिया हमारे खाने को, खाने के प्रोडक्ट्स को सड़ा देता है और नुकसान होता है उससे। ये तो नुकसान है हमारा, जाहिर बात है फूड हमारा खराब हो रहा है। तो ये हमारे पास दो जो है आप कह लें हार्मफुल इफेक्ट्स हो गए बैक्टीरिया के। एक के पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं हमारे, ऐसे बैक्टीरिया जो पैरासाइटिक होते हैं, आपको बीमारियां पैदा करते हैं। बड़ी मशहूर बीमारी ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, डिप्थिक, टाइफाइड, टेटनस, ये ऐसी बीमारियां जो हमें बैक्टीरिया से होती है। कॉलेरा वगैरह, डायरिया होता है, मोशन वगैरह, ये सब बैक्टीरिया से होता है। तो ये बीमारियां पैदा कर रहे हैं, ये नुकसान है। दूसरा फूड स्पॉइलेज, हमारे खाने को खराब करता है बैक्टीरिया, ये भी हमारा नुकसान हो जाता है बैक्टीरिया का। आज की क्लास के लिए हमारे लिए बस इतना काफी है।